हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हम अलग अलग कंपाउंड देख रहे थे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर था 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड हम देख रहे थे। उनके हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक नेचर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में। तो उसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार चैप्टर को थोड़ा रिवाइज कर लेंगे जो भी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। अलग अलग लीगेंड्स के बारे में हमने बात की, जहां पर एम्बिडेंटेट लीगेंड इंपॉर्टेंट भी था। एम्बिडेंटेट लीगेंड में जिसमें दो डोनर साइड होती हैं, यानी कि एक से ज्यादा डोनर साइड है, लेकिन एक टाइम पर एक ही साइड को ये यूज करता है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, कैसे निकालना है वो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर किए थे काफी सारे। फिर नोमेनक्लेचर की बात की थी, इसके अलग अलग रूल्स हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर भी देख लिया था। ठीक है, फिर हमने बात की थी वर्नर्स थ्योरी की, इसके पोस्टुलेट्स देख लिए थे। प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात कर ली थी। फिर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ही कंटिन्यू कर रहे थे, तो इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने बात की थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जो होगी तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। अगर हम बात करें 4, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो हाइब्रिडाइजेशन दो हो सकती है, या तो होगी sp3 या होगी dsp2। दो हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर की, और इनकी ज्योमेट्री भी अलग अलग होगी। अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp3 तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, और अगर हाइब्रिडाइजेशन है dsp2 तो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेन। क्लियर है। चलिए, अच्छा, अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर भी DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसके अलावा sp3d हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम शेप की बात करें तो sp3d में शेप होगा ट्राइगोनल बायपिरामिडल, और dsp3 में शेप होगा बच्चों स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, चलिए, बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दोनों केसेस में हम देखें sp3d2 और d2sp3, यही यानी कि सेम सेम तो नहीं, हाइब्रिडाइजेशन अलग है, लेकिन अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो एक ही ज्योमेट्री बनी। ठीक है, तो ज्योमेट्री से अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पर तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे ऑक्टाहेड्रल है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन आपको याद करनी पड़ेगी, sp3d2 है या d2sp3। क्लियर है। चलिए, तो एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये वैलेंस थ्योरी का, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का नहीं है, ठीक? लेकिन आगे हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन यहाँ पर जो भी हम कर रहे थे कि हाइब्रिडेशन निकालना, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। हालांकि इसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने बात की थी दो तरह के लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड और वीक फील्ड लीगेंड। अच्छा, इसको हम सीएफटी में ही बात करेंगे, जब स्प्लिटिंग की हम बात करेंगे वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। लेकिन फिलहाल आप एक इंट्रोडक्शन देख लीजिए, जैसे हमने बात की थी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड और वीक फील्ड लीगेंड। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, अगर कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड प्रेजेंट है तो क्या होगा बच्चे, तो होगी पेयरिंग। ठीक है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, जिसको हम स्पिन पेयरिंग भी बोल रहे हैं। और अगर यहाँ वहां पर प्रेजेंट है कोई वीक फील्ड लीगेंड तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, और अगर कोई वीक फील्ड लीगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। क्लियर है। चलिए, इतना आपको ध्यान रखना है। साथ में हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस किए थे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से रिलेटेड। जैसे ये एक क्वेश्चन किया था हमने NiCN होल 4 2 नेगेटिव। तो सॉल्व किस तरीके, यानी कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से हमें फाइंड करना है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक नेचर किस तरीके से फाइंड करना है। हमें सबसे पहले देखना है कि लीगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। जैसे हमने यहाँ पर देखा NH3CN नेगेटिव, ये क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। आगे खैर हम कुछ केस ऐसे भी पढ़ेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है वो कुछ केसेस में वीक फील्ड लीगेंड की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, वो हम खैर आगे देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि देख लेना है लीगेंड कौन सा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है या कोई वीक फील्ड लीगेंड है, ये चेक कर लेना है।
देन हमें जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो देख लेना है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख लेना है। देन उसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेना है। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन हम आसानी से लिख पाएंगे, फिर जिसके अकॉर्डिंग हमें ऑर्बिटल्स में इन्हें फिल करना है। देन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है तो पेयरिंग नहीं होगी। इसके अकॉर्डिंग हम इजीली हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो इजी था, लेकिन अब अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक नेचर कैसे निकालेंगे तो वो भी बहुत इजी है। हमें केवल चेक करना है, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो और ज्योमेट्री तो हम हाइब्रिडाइजेशन देख करके निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन विद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का DsP2। तो एक तो sp3 होती थी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पे, जिसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। एक है DsP2 जिसकी ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। सिंपल। चलिए, तो एक और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हमने कर लिया था। यहाँ पर हमने लिया था एक वीक फील्ड लिगेंड, है ना। तो वीक फील्ड लिगेंड लिया तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है। ज्योमेट्री हमने निकाल दी थी, हाइब्रिडाइजेशन आ रही है sp3, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। फिर हमने यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस का एक क्वेश्चन किया था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर क्या होता है, NH3 के रिपल्शन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जंप कर जाता है, तो इसको ट्रांसफेरेंस इफेक्ट भी हम कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन देखने में लगता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है। ठीक है, sp3 या DsP2 में से कोई एक होगी, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगी ऐसा लगता है, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर होती है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। जिससे हमारा जो ज्योमेट्री है वो आ जाती है स्क्वायर प्लेनर, और ये लगता है लगता क्या है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड यहाँ पर। क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे, जिसके बारे में हमने बात की थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे, अगर आप ध्यान से देखें, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है। देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर रहा है 4। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, इस तरीके से कोई कंपाउंड है मान लीजिए आपके पास, और यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक नेचर और ज्योमेट्री फाइंड करनी है। तो कैसे आप फाइंड करेंगे, देखो ज्योमेट्री तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सभी केसेस में क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, हमने ये पढ़ा है ना। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ही होगी। हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो सकती है, हाइब्रिडाइजेशन पे ध्यान देना है आपको। अब आप कहेंगे कि हाँ निकाल लेंगे, इजी तो है, लेकिन यहाँ पर फिर बहुत सारे अलग अलग केसेस आ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप देख लें, इस क्वेश्चन को अब सबसे पहले आप क्या कीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, x प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, 6 इधर चला जाएगा, x हो जाएगा +2। ठीक है, तो सिंपल। तो अगर हम Fe के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें, तो Fe एटॉमिक नंबर होता है 26, तो आ जाएगा 3d6 4s2। अब ये ये जो एटॉमिक नंबर है ये आपको बिल्कुल याद होंगे, है ना। तो हमने बात भी की थी कि 3D सीरीज, तो 3D सीरीज के 3D 4D 5D सारी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। हमने जब चैप्टर पढ़ा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो हमने पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट और पूरे एफ ब्लॉक एलिमेंट याद कर लिए थे अच्छे से, क्योंकि एलिमेंट बहुत ज्यादा तो नहीं है,
ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर पी ब्लॉक की बात हो तो पी ब्लॉक में काफी सारे एलिमेंट है, हालांकि उसे जो है ग्रुप वाइज याद किया जा सकता है बहुत इजीली। ठीक है, याद किया भी था हमने जब हमने समर कैंप में देखा था, हमने पूरा पीरियोडिक टेबल को अच्छे से याद कर लिया। तो यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट आपको याद होंगे और आपको याद होना चाहिए स्कैंडियम स्टार्ट होता है 21 से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन। तो आयरन कौन से नंबर पर आ रहा है? 26 नंबर पर। 21 से स्टार्ट हो रहा है, 26 नंबर पर। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक यानी कि एटॉमिक नंबर से आपको याद रखना है। क्लियर है, खासकर इन मेटल्स के। अब डी ब्लॉक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ रहे हैं। जो हमारे सेंट्रल मेटल एटम होगा वो कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट ही होगा, है ना, डी ब्लॉक का मेटल ही होगा। तो इसीलिए आपको डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सारे एलिमेंट की, वो याद करने। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, केवल एटॉमिक नंबर क्यों नहीं बोला जा रहा? इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस जैसे क्रोमियम है, कॉपर है, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। जैसे कॉपर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमने देखा था अपने लास्ट लेक्चर में, कहीं पर तो हमने कॉपर से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था जहां पर क्या आ रही थी उसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर देखा था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, यही वाला देख लिया था हमने। अब यहाँ पर अब जिसको केवल एटॉमिक नंबर पता होगा कि हाँ इसका एटॉमिक नंबर तो है 29 है, ठीक है, तो इजीली हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन का पता ही नहीं हो कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कॉन्फ़िगरेशन का। चलिए, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या Fe+2, ये हो गया 3d6। ठीक है, क्या आ गया 3d6। आगे कुछ चीजें और हैं जो यहाँ पर लिखनी है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर 6। अब अगर हम Cn की बात करें तो Cn क्या है बच्चों? Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो दो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर है। एक है D2sp3, एक है sp3d2। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री दोनों ही केसेस में क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या आ रही है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब हमको चाहिए 6 खाली, है ना, 6 वेकेंट ऑर्बिटल भी तो चाहिए। यही तो हमने बीवीटी में पढ़ा था कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ वेकेंट इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यहाँ पर आप साथ साथ रिवाइज भी कर लीजिए। क्या पढ़ा था यहाँ पर? द सेंट्रल मेटल एटम और आयन हैज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स फॉर अकोमोडेटिंग द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लीगेंड। है ना, लीगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके लिए क्या चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। द नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए ये कैसे पता चलेगा? तो ये यहाँ पर सिंपल सा है कि नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल फॉर अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। यानी किसी भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स किसके बराबर होने चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर के। तो जब हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 खाली ऑर्बिटल्स चाहिए। तो क्या अब इसके नेक्स्ट वाले पे चले जाएंगे क्या हम? नहीं, देखो हमें पता है ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होती है? पेयरिंग। पेयरिंग होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। तो यहाँ पर क्या होगी? पेयरिंग होगी। तो कैसे बनेगा देखो, ठीक है,
ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां, ये हो गई पेयरिंग, है ना। ये आ गया हमारा 3D, ये है 4s और ये है 4p। क्या अब इसके पास 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स है, हाँ 3 और 1 4 और 2 6, 4 और 2 6 हो गए। तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट हमें दिख रहे हैं। इनकी होगी इंटरमिक्सिंग, ये सारे हैं क्या, ये हैं D2sp3। देखो यहाँ पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज हो रहा है ना, तो इस स्पिन को क्या कहेंगे, लो स्पिन, है, क्योंकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर इनर वाला यूज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है वो वाला पॉइंट, इसीलिए हमें पता है। क्लियर है। चलो, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, D2sp3, तो लिख लेंगे यहाँ पर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर, D2sp3। ठीक है, और ज्योमेट्री की बात अगर हम करें, ज्योमेट्री यहाँ पर आ रही है ऑक्टाहेड्रल। अगर हम यहाँ पर देखें, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए कैसा होगा इसका मैग्नेटिक नेचर, ये होगा डायामैग्नेटिक इन नेचर। क्या होगा ये, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। एक और चीज हमने यहाँ पर पहले पढ़ी हुई थी, जो कि क्या है, जैसे देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये भी क्या शो करेगा, लो स्पिन। देखो ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि n-1d ऑर्बिटल्स आर यूज। अगर n-1d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो जो कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल, इनर कॉम्प्लेक्सेस या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बोले। और अगर एनडी यूज हो रहा है तो उसे कहेंगे आउटर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, जबकि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं हम, हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आ गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये आप जैसे हमने इस वाले केस में भी देखा था, इस वाले केस में देखो इनर वाला यूज हो रहा है ना, हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये आ गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सेम यहाँ पर भी हम उसी पॉइंट को लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए, क्लियर है। अब जो जो हमें यहाँ पर फाइंड करना था वो सब कुछ हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देख करके पता चल रहा है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर भी फाइंड करना होता है, जिसने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ा ही नहीं, मान लीजिए कोई है जिसने कोऑर्डिनेशन नंबर में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो पता ही नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उससे पूछ लिया जाए कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से या 4 से, तो वो पहले 4 भी देखेगा 6 भी देखेगा कि ये 4 है या 6 है ना। लेकिन जिसे पता है, जिसने पढ़ा हुआ, उसे तो पता है जितने नंबर ऑफ लिगेंड वही क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इजीली हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कहा जाए इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप फाइंड कीजिए, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या आप यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, चाहिए क्या आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर EAN क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, और ये एग्जाम में पूछा जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, Z, यानी कि एटॉमिक नंबर प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो बहुत इजीली आप कर लोगे। देखो एटॉमिक नंबर कितना है 26,
प्लस 2 × 6 कर लेंगे ना, नंबर ऑफ लिगेंड कितने 6 है, तो 2 × 6 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2 है, तो बहुत इजीली आप यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी फाइंड कर लोगे। देखो Z कितना हो गया 26 प्लस 2 × 6 माइनस 2, ठीक है, हाँ ये हो गया, ये हो गया 26 प्लस 12 माइनस 2, ये हो गया 26 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 36। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया यहाँ पर 36। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ऐसे आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसका नाम आपको पूछा जाए कि नाम क्या है, नाम भी आप इजीली बोल दोगे, है ना। अभी तक हमने जो है इसका नोमेनक्लेचर सीख लिया है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर सीख ली है। क्लियर है, चलिए तो जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं आप साथ साथ क्या कर लीजिए, उसकी सारी चीजें आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हमने ये जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे, तो आप क्या कर सकते हैं, इनका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, इनका भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन हो गया यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से रिलेटेड। जो भी चीजें थी वो हमने यहाँ पर कर ली है। एक बार आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से रिलेटेड। क्लियर, नोट कीजिए इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी कर लेना है हमें। Fe का जैसे हमें पता है 3d6 4s2 होता है। Fe यहाँ पर पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेंगे। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, x प्लस -1 × 6 इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6, चला गया इधर पॉजिटिव हो गया, ये आ जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, तो Fe क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 और 1 चला गया, कितने हो गए 3d5। क्लियर, चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, और हमें बताया है कॉन्फ़िगरेशन सॉरी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी D2sp3 या sp3d2, ठीक है, इन दोनों में से एक ही आएगी जो भी आएगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और अगर हम बात करें CN की, तो हम जानते हैं CN क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, जिससे कि क्या हो गया यहाँ पर पेयरिंग। ठीक, बाकी हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री हम फाइंड कर लें, ज्योमेट्री भी हमें पता ही रहती है वैसे तो, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल होगी ज्योमेट्री। ठीक है, चलो लेकिन क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। तो थ्री डी 4s 4p, डी में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो पेयरिंग होगी, तो पेयरिंग किस तरीके से होगी, ठीक है। चलो अब पेयरिंग की अगर हम बात करें, तो पेयरिंग किस तरीके से होगी, देखो 1 2 3, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। क्लियर, हो गई पेयरिंग। ये आ गया 3d 4s 4p। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, यानी कि 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो क्या हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6, हाँ बिल्कुल 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स यहाँ पर हो रहे हैं। इनकी इंटरमिक्सिंग की जाएगी, फिर हमें यहाँ पर 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ठीक है, 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स जिनका हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3।
ठीक है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हम लिख लेंगे। कितना है D2sp3। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री भी इजीली हमें पता है, ज्योमेट्री क्या होती है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हम यहाँ पर लिखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जिस वजह से इसका मैग्नेटिक नेचर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ठीक, क्लियर है कैसा हो गया ये? पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इनकी इंटरमिक्सिंग के बाद क्या मिल जाएगा हमें, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यही चीजें हमें फाइंड करनी थी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। अगर यहाँ पर आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करना है तो क्या आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड कर लेंगे? हाँ बिल्कुल। देखो, आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए चाहिए Z। Z कितना है यहाँ पे 26 प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड। तो 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 6, 2 इंटू 6 यानी कि 12 हो गया। माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे 3। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस करना है तो ऑक्सीडेशन नंबर -3 कर लीजिए। इज 26 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 3, तो 26 प्लस 2 6 हो गया 12, यानी कि 26 प्लस 12 माइनस 3। तो इस तरीके से आप इजीली इसे कर सकते हैं, यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर आपको फाइंड करना हो, अगर आपको कहा जाए कि आपको फाइंड करना है तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। इस तरह से ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से आ जाए या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से आ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते। चलो, तो एक क्वेश्चन है जो आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो आपको कर लेना है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।